नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरों उत्तराखंड न्यूज़ से पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अलर्ट। धामी सरकार का मंत्री विस्तारमंडल आज पांच मंत्री लेंगे शपथ। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में गैर सनातियों का प्रवेश पर रोक, नहीं बदलेगा एक्ट, संविधान के आधार पर बदलेगी व्यवस्था। उत्तराखंड में सभा अस्पतालों को कैंसर का और इलाज के और मृत्यु का रिकॉर्ड देना होगा अनिवार्य, स्वास्थ्य विभाग की सूचना जारी। देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, विकास नगर ऋषिकेश में 6 ट्रैफिक थाने खुलेंगे, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और ई चालान। मौसम ने किया अचानक बदलाव, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी, निचले इलाकों पर बारिश और ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त की बड़ी खबर सितारगंज से। सितारगंज कर विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। कर विभाग ने पकड़ी 150 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी। सितारगंज सिडगुल की फैक्ट्री में पकड़ी जीएसटी चोरी। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार की टीम ने जनरेटर निर्माण की कंपनी पर मारा छापा। करीब 20 करोड़ रुपए जमा कर फैक्ट्री के बैंकों और खातों की हो रही है जांच। 76 करोड़। खबर देहरादून से। विधायक में राम सिंह कैडा को मिली कैबिनेट की जगह। भीमताल से विधायक राम सिंह कैडा को मिली कैबिनेट की जगह, बने मंत्री। राजपुर विधायक से खजन दास को भी मिली जगह। विधायक मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा को भी कैबिनेट में मंत्री की जगह। रुद्रप्रयागराज से विधायक भरत चौधरी को भी कैबिनेट में शामिल किया गया। देहरादून से बड़ी खबर, विधायक मदन कौशिक प्रदीप बत्रा भी बने मंत्री। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी को भी कैबिनेट में शामिल किया गया। देहरादून के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज। भीमताल से विधायक राम सिंह कैडा को बने मंत्री। राजपुर विधायक से खजन दास को भी मिली जगह। विधायक मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा भी बने कैबिनेट के मंत्री। देहरादून राजभवन से शपथ ग्रहण कार्यक्रम ली शपथ। ये देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ। क्या जानकारी है सर? राजेश वर्मा जी, क्या जानकारी की आ रही है शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर के? देखिए सुरेंद्र, अब तक की बात करें तो जो लंबा इंतजार धामी कैंट को लेकर के सीटों को भरने के लिए खास तौर से वो इंतजार जो है वो आज पूरा हो चुका है। और अब तक की बात करें तो 5 जो है मंत्रियों ने, विधायकों ने जो है वो शपथ ली है मंत्री पद की। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जिसमें खजानदास जो है राजपूत के जो विधायक है खजानदास, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो है भीमताल से जो विधायक है राम सिंह खेड़ा, उन्होंने भी जो है वो शपथ ली है। इसके साथ साथ मदन कौशिक पुराने अनुभवी जो है वो रहे हैं, उन्होंने शपथ ली है। इसके साथ अगर बात करते हैं तो प्रदीप बत्रा जो है रुड़की से विधायक है, उन्होंने शपथ ली है। रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी जो है कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब जो है धामी कैबिनेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब देखिए चुनाव का दौर है जो है 2027 में चुनाव होने हैं, उससे पहले एक बड़ा फैसला धामी सरकार ने जो है वो लिया है। और कैबिनेट को समय से 5 जो है कैबिनेट में उसका विस्तार हो चुका है, यानी कि कैबिनेट में पूरी संपूर्ण कैबिनेट जिसको कहा जा सकता है वो धामी सरकार को चुनी है। और देखिए ये एक इस तरीके 27 में चुनाव है और जहां जहां पर भाजपा को लगता है कि जहां और ताकि जो मंत्री है या उनके समर्थक हैं वो जो है कॉन्फिडेंस में आए और आने वाले समय में जो अपनी सीटें जहां पर लूज सीटें हैं, जिसको कहा जा सकता है कि जहां पर कहीं पर दिक्कतें हैं जीत को लेकर या वोटर को लेकर के, तो वहां पर मजबूती की जाए। देखिए यही वजह है कि हरिद्वार क्षेत्र की ही 2 जो विधायक हैं मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा, उनको अहम भूमिका यानी कि अहम जो है उनको दोबारा जो है मंत्री पद दिया गया है, क्योंकि मदन कौशिक पहले ही अनुभवी मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ जो है पहली बार जो प्रदीप बत्रा है वो उनको शपथ दी गई है, क्योंकि देखिए हटवारी क्षेत्र में अगर एक ही जिले से 2 विधायक को जो कैबिनेट में जगह दी गई है, तो ये साफ है कि आगे जो चुनावी रणनीति है भाजपा की उसको किस तरीके से जमीनी तौर पर मजबूत करना है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं, क्योंकि संगठन के साथ साथ जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, उनको किस तरीके से आगे 27 के लेकर के भाजपा जाएगी, ये सारे फार्मूले जो है इनको करने की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के देखिए अब कैबिनेट जो है वो धामी सरकार की पूरी हो चुकी है और अब इनको जल्द ही जो पोर्टफोलियो है यानी कि जो विभाग है वो उनको बांटे जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज जो है 5 जो खाली स्थान थे मंत्री पद के, वो आज धामी सरकार में वो पूरे हो चुके हैं कैबिनेट के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर को साझा करने के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर, विधायकों ने ली मंत्रिमंडल की शपथ। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। देहरादून से बड़ी खबर, विधायक राम स्नेही कैंडा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। भीमताल से विधायक राम सिंह कैंडा भी बने मंत्री। राजपुर से विधायक खनज दास को भी मिली जगह। बड़ी खबर देहरादून से राजभवन से आ रही। खबरों की ओर रुख करते हैं। अगली खबर सितारगंज से है, जहां पर कर विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। कर विभाग ने पकड़ी 150 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी। सितारगंज से बड़ी खबर, सितारगंज में सिटगुल की फैक्ट्री में पकड़ी जीएसटी चोरी। राजकर की टीम ने जनरेटर निर्माण कंपनी पर मारा विभागीय छापा। मौके पर 20 करोड़ रुपए कराए जमा। फैक्ट्री के बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं। बड़े लेन देन की शुरुआत में 76 करोड़ रुपए का स्टॉक व अधिकारियों ने भी किया सेल। 32 अधिकारियों ने टीम पर मारा छापा।
नील रिटर्न दिखा करके कर रहा था करोड़ों का खेल। बड़ी खबर सितारगंज से। बत्तीस अधिकारियों की टीम ने फैक्ट्री में मारा छापा। सितारगंज से बड़ी खबर। नील रिटर्न दिखा करके किया जा रहा था करोड़ों का खेल। बड़ी खबर सितारगंज से। आयकर विभाग की टीम ने मारा छापा। 150 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी। बड़ी खबर आपको सितारगंज से बता रहे। आयकर टीम ने मारा छापा। 32 अधिकारियों ने आयकर टीम ने फैक्ट्री पर मारा छापा। 76 करोड़ रुपए की जीएसटी पर। खबरें देहरादून से है खबर, जहां पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने कोचिंग संचालकों के बढ़ते हुए प्रभाव और बच्चों पर पड़ रहे दबाव को लेकर के चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को सब कुछ केवल कोचिंग के संस्थानों में ही सीखना होता है तो स्कूलों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। गीता खन्ना ने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि वहां पे बच्चों को जीवन कौशल और सामाजिक व्यवहार की टीम वर्क पर पारिवारिक संस्कार भी सीखने को मिलते हैं। इसके विपरीत कोचिंग के संस्थानों में केवल रटन व शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि उन्होंने बताया कि बच्चों के स्कूल के बाद कोचिंग और होमवर्क के बोझ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें खेलने और आराम करने, परिवार के व दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिलता। अध्यक्ष ने कोचिंग संस्थानों पर कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की सख्ती व नियामक व्यवस्था नहीं, बल्कि कई संस्थानों में भ्रामक विज्ञापन दे करके अभिभावकों को भी गुमराह करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों में बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते हैं, जबकि स्कूलों में और हॉस्टलों के लिए स्पष्ट नियम है कि मानक तय होने चाहिए। जिसमें गीता खन्ना ने सरकार और संबंधित विभागों से अपील की कि कोचिंग और संस्थानों के लिए भी स्पष्ट नियम और निगरानी प्रणाली बनाई जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही बच्चे ने सब सीखना है अगर, तो विद्यालय किस लिए है। और जब हम विद्यालय की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पे शिक्षा के साथ साथ हम अपने जीवन कौशल भी सिखाने की बात करते हैं। खेल कूद होता है, लाइब्रेरी होती है, सहपाठियों से मिलने जुलने का समय होता है, परिवार एक दूसरे से जानते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में या टीम बना के पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक टीम वर्क की भी उनको आदत पड़ती है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है? अब पहले एक हुआ कि साहब 1 to 1 सवाल जवाब पूछना है ना, मैं क्लास में क्योंकि भीड़ होने लगी तो ये हुआ कि भाई हम एक सवाल कहाँ पूछे। लेकिन अगर विद्यालय में एक कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में 100-200 बैठे हैं और वो वैसा ही रटा रटाया सिलेबस कराए जा रहे हैं और एडवर्टीजमेंट कर करके बता रहे हैं कि साहब बस आपने मेरे कोचिंग में भेजा तो आपका बच्चा डॉक्टर बन के ही निकलेगा या IITian बन के ही निकलेगा या फौज में कैप्टन तो क्या सीधा कर्नल ही बन जाएगा शायद। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड में देहरादून से है। देहरादून पुलिस ने नवरात्रि और ईद के पर्व पर अवसर व
इस अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्था की शांति को लेकर के सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम की तैयारी किया। एसएसपी देहरादून ने आगामी त्योहारों को सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए समुचित कदम उठाए हैं। पीस कमेटी में बैठक भी बुलाई है। बैठक में सर्वधर्म से समृद्ध व्यक्तियों को भी जनप्रतिनिधियों को और शामिल किया है। आपसी सौहार्द का त्यौहार को बनाए रखने के लिए अपील भी की गई है। एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जिले में 3 सुपर जोन व 6 जोन और 17 सेक्टरों पर विभाजित विभाग को शामिल किया गया है, जिससे हर क्षेत्र में निगरानी बेहतर तरीके से की जाए। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी सतर्क दृष्टि रखी है और भ्रामक खबरों पर विवादित पोस्टों के माध्यम से विनिमयता की फैलाने वाली खबर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। पुलिस ने आम जनमानस से अपील की है कि वे पर्वों को लेकर अपने साथ त्यौहार और के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके अलावा पुलिस ने दल चौक चौराहों पर, बाजारों पर और पूजा स्थलों पर तैनात रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो सके। एसएसपी ने कहा कि पुलिस की सतर्कता के साथ सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है ताकि पर्व में खुशियों में भाईचारों में संपन्न किया जा सके। आगामी ईद और नवरात्र का त्यौहार अभी चल रहा है और अलविदा जुमा, उसके बाद ईद का महत्वपूर्ण दिवस के बाद साथ साथ हमारा नवरात्र का भी त्यौहार है। इसके लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जो मैन मैनेजमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देहरादून क्षेत्र को 6 जोनों में और 17 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और 3 सुपर जोनों में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है, जो अपने संपूर्ण क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ भीड़ नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी रहेंगे। उनको पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। मैं दावे से मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस त्यौहार को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ साथ और बहुत ही सफलता के साथ इसको संपन्न करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी संविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपूर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन की QRT एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी व गैस एजेंसियों के स्वामित्व के साथ तेल कंपनियों के भी अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी संविन बंसल ने गैस पर एजेंसियों की होम डिलीवरी और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तैनात किया है। जिला में प्रशासन ने गैस की एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं को OTP के आधार पर गैस सिलेंडर दें। इसके अलावा एजेंसियों पर स्टॉक व ब्लॉक लॉग की वितरण की आदि की जानकारी प्रतिदिन अपडेट करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने गैस कालाबाजारी में शामिल एजेंसियों व स्वामियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर के भी शुरुआत की। प्रशासन के मुताबिक अब तक के 5 मुकदमे व दर्ज किए गए व 3 लोगों को जेल में भेजा गया है और 150 के घरेलू गैस व 139 व्यावसायिक गैस और 7 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गैस एजेंसियों पर होम डिलीवरी की व्यवस्था से एजेंसियों में जुटने वाली भीड़ को भी निजात मिलेगी और कानून व्यवस्था भी नियंत्रित में रहेगी। देखिए, जो गल्फ क्राइसिस है वो हमारा स्पिल ओवर हुआ है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें फील्ड में पब्लिक के ऊपर मिनिमाइज करने हैं। सो एक रैशनल वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई भी परिवार व्यक्ति वंचित ना रहे हमारे फ्यूल से। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो हमारी कलेक्शन और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो फेयर रहे और इसमें किसी भी तरह का डाइवर्जन या ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए। तो उसके चलते पहले तो जो पैनिक है, परसेप्शन है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है और इसी एंग्जाइटी में जो लोग पहले एजेंसीज में क्यूइंग कर रहे थे और उससे हमारे जो होम डिलीवरी है वो भी डिसरप्ट हो गई थी। श्रीनगर गैड़वाल राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस चिकित्सा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यालय में एक
प्रशिक्षण सत्र में सफल आयोजन किया गया। इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टरों के नर्सिंग और अधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों व आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी भी प्रदान की गई। यह कार्यक्रम प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल व उनके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीकरण को गति देना और कार्यशाला में आयुष्मान भारत डिजिटली मिशन के जुड़े रमेश त्यागी, नवीन चमोली, नवीन शुक्ला, अमृत पोखरियाल, प्रणव शर्मा सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। इसके अलावा बेस चिकित्सालय के डिप्टी एमएस डॉक्टर दीपा हटवाल, संजय पांडे सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्सिंग और अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आभा के साथ साथ डॉक्टर्स और नर्सेस किस तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जुड़ सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी गई। आभा सिर्फ एक सिटीजन्स का पार्ट है, लेकिन आभा आईडीज़ जैसे कि हम उत्तराखंड में अभी भी 70 लाख के ऊपर आभा आईडीज़ बना चुके हैं, तो इन आभा आईडीज़ का उपयोग कैसे हो, क्योंकि अस्पताल में ही मरीज आएगा अपनी आभा आईडी लेकर। अस्पताल में मरीज के आने के बाद डॉक्टर्स और अस्पताल का उस आभा आईडी के थ्रू पेशेंट के लिए किस तरीके से लाभ होगा, इसके रिगार्डिंग आज हमने यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन दिया था। क्योंकि डॉक्टर्स को भी डिजिटली अपनी एक आईडीज़ बनानी है, जिसको हम हेल्थ प्रोफेशनल आईडी बोलते हैं। मैं चंद्रशेखर शर्मा, SNO ऑर्थो वार्ड। आपके द्वारा ABDM जो कार्यक्रम के तहत HPR बनाने का जो प्रशिक्षण दिया गया है इस संस्थान के LT5 में, वह बहुत ही सराहनीय है। और उस प्रशिक्षण के तहत हम लोगों ने HPR कैसे बनाया जाता है आभा कार्ड के द्वारा उसको सीखा है। और हम वर्तमान में लेक्चर थिएटर में बैठ कर के ही इस प्रशिक्षण के द्वारा HPR और आभा कार्ड बनाने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी टीम के द्वारा ये मनोनीत किया गया है उसको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इस खबर उत्तराखंड पे, जहां पे हरिद्वार हाईकोर्ट पुलवामा व बुनपरला कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ में शामिल अब्दुल तस्लीम और वसीम को जमानत मंजूरी दी गई है। आज इसी पर हुई कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विकास गुलगलानी ने कोर्ट में अवगत कराया कि अब तस्लीम को व वसीम को का नाम ना तो प्राथमिक में है, ना ही इस घटना की वजह में शामिल है। संदेह के आधार पर उन्हें बेवजह से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों का कहना है कि उन्हें झूठ फंसाया गया है, इसलिए खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए उत्तराखंड की न्यूज़ के साथ। नमस्कार।